हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स जाननी जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो सब्सटेंस जो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा उस इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, उसी हिंड्रेंस का नाम होता है रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो V इज इक्वल टू आई आर, where V is equal to voltage is equal to current multiplied by resistance। और resistance यहाँ से क्या आ गया? V by I। रेजिस्टेंस को हम मेज़र करते हैं ओम में, और इसको SI यूनिट में अगर हम लिखते हैं तो पहले यहाँ से डिराइव करते हैं कि SI यूनिट लिखेंगे कैसे। V क्या आपके पास वोल्टेज, और इसको हम मेज़र करेंगे वोल्ट्स में। और आपके पास करंट को किस में मेज़र किया जाता है? एम्पियर में। वोल्ट्स क्या होता है आपके पास? वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कितना वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज में, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या था? करंट, विच इज मेजर इन एम्पियर। वर्क डन क्या होता है आपके पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं हम। चार्ज क्या होता है उसको मेजर करते हैं कूलम में या फिर एम्पियर सेकेंड में, और आपके पास एक एम्पियर ऑलरेडी नीचे है। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय आपके पास एम्पियर सेकेंड इनटू एम्पियर। इसको और डिटेल में देखते हैं। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर था आपके पास डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम अगेन मेजर करते हैं मीटर में, डिवाइडेड बाय आपके पास था एम्पियर विच इज़ फॉर करंट, और चार्ज के लिए क्या था? एम्पियर सेकेंड। तो टोटल यूनिट क्या बन जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर सेकेंड का क्यूब। यही हमारे पास इसका SI यूनिट है, विच इज़ केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड क्यूब। अब इसको हम रेजिस्टेंस को मेज़र करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से, जिसको आप डिटेल में स्टडी करते हो फिजिक्स के अंदर। अब इस रेजिस्टेंस से अगर हम और टर्म्स की बात करें तो सबसे पहली चीज़, रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी को रिलेट करते हैं। क्या होता है? किसी भी आपके पास ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आती है। तो आर किसके बराबर हो गया? यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रो, जिसका नाम होता है रेजिस्टिविटी, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इंटू एल बाई ए। ये जो सेकेंड टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया है वो क्या है आपके पास? रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके अगर हम यूनिट की बात करें तो क्या होगा? रो का अगर हम यूनिट निकालते हैं तो क्या करेंगे? आर इंटू ए बाई एल। एरिया का यूनिट हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। आर रेजिस्टेंस था जिसका यूनिट क्या था? ओम, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। क्लियर? यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे थे रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट IUPAC ने जो कन्वेंशनली बोली है चीज़ कि हम रेजिस्टिविटी इसको कंसीडर करेंगे। इसका यूनिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विच इज़ योर ओम मीटर। अगर दूसरे यूनिट्स की बात करें तो इसको हम ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस कब बराबर होंगे? जब आपके पास लेंथ जो है वो 1 मीटर होगी और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर? सो 1 ओम मीटर, विच इज ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो किसके बराबर होगा? अगर हम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर की बात करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपने क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको 1 ओम सेंटीमीटर दिया हो और आपने 1 ओम मीटर में बनाना हो तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। क्लियर? तो अब एक और टर्म जो हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, विच इज़ नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स है उसी को ही हम नाम देते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स है, रेजिस्टेंस क्या था? रो इंटू एल बाय ए। अब रेजिस्टेंस का जो इन्वर्स आएगा वो क्या आएगा आपके पास? ए बाय रो इंटू एल। तो 1/r को ही हम नाम दे रहे हैं कंडक्टेंस, उसको रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये मीटर स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय मीटर। रेजिस्टिविटी का आपने यूनिट लिखा था विच इज़ योर ओम मीटर, तो ये मीटर 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 स्क्वायर कट गया, विच इज़ इक्वल टू 1/ओम, दैट इज़ ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम ये मोहो भी बोल सकते हैं। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास? ओम इनवर्स, या इसको हम मोहो भी बोल रहे हैं। एक और टर्म दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट। कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कपा से, और इसका यूनिट क्या होगा? अगर हम इस रिलेशन को कंसीडर करें तो कपा किसके बराबर हो गया? जी इंटू एल बाई ए। जी का जी क्या है? कंडक्टेंस, इसका यूनिट क्या था? ओम इनवर्स।
लेंथ है इसका यूनिट क्या होगा मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को हम लिख सकते हैं साइमन, तो इसका यूनिट क्या बनेगा साइमन मीटर इनवर्स और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हमने 4 चीज़ें डिस्कस की, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम और कंडक्टेंस क्या था इसी का इनवर्स, तो इसका यूनिट क्या होगा ओम इनवर्स। रेजिस्टिविटी का यूनिट था ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर, इसी का इन्वर्स क्या होगा ओम इन्वर्स आपके पास और सेंटीमीटर या मीटर इन्वर्स, ठीक है। और ओम इन्वर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करें, साइमन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये टेबल आपको ये बता रहा है कि आप डिफरेंट मटेरियल्स लेके चल रहे हो तो उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आ रही है। जब हमने एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया दैट इज़ योर 298.15 केल्विन, इसका मतलब जो कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है कि आप मटेरियल की नेचर कैसी है, वो डिपेंड कर रहा है कि आपका टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है जब आप मेजरमेंट कर रहे हो। तो इसी के बेसिस पे हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है कंडक्टर, दूसरी कैटेगरी है इंसुलेटर एंड थर्ड कैटेगरी इज योर सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या हैं, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उसको हम नाम दे रहे हैं कंडक्टर्स। इसमें क्या क्या आएंगे, मेटल या कुछ उनके अलॉयज़ जो आप बना रहे हो, कुछ नॉन मेटल्स भी आपके पास इसमें आ सकते हैं जैसे कि कार्बन ब्लैक हो गया, ग्रेफाइट हो गया या फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हो गए, ये भी क्या है इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं। कुछ सब्सटेंस जिनकी बहुत ही कम कंडक्टिविटी है उसको हम नाम देते हैं इंसुलेटर, इसका एग्जांपल क्या है ग्लास और सेरेमिक्स हो गया। तो कुछ मटेरियल आपके पास ऐसे होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर से तो कम होगी बट इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, उनको हम नाम देते हैं सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स के एग्जांपल क्या होंगे, सिलिकॉन, डॉप्ड सिलिकॉन, डॉप्ड मतलब कि कुछ आपने इम्प्योरिटीज़ ऐड करी सिलिकॉन में सो दैट उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। गैलियम आर्सेनाइड, इन सब की कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर से कम है, इंसुलेटर से ज़्यादा है, तो ये लाई करते हैं इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। एक और मटेरियल आते हैं जिसको हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी ज़ीरो रेजिस्टिविटी होगी। ज़ीरो रेजिस्टिविटी मतलब कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, तो इसलिए इन्फानाइट उनकी क्या होगी कंडक्टिविटी होगी। शुरुआत में जब हम बात करते थे तो हम बोलते थे कि कुछ मेटल और उनके अलॉयज़ जो लो टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब 0 से 15 केल्विन के बीच में ही ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बट आजकल बहुत सारे सिरेमिक मटेरियल्स और उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। और अब टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि लो टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टिविटी शो करेंगे, अब टेम्परेचर जो है 150 केल्विन तक भी ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब 2 तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं किसी भी चीज़ में से, या तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या फिर होती है ड्यू टू आयंस। तो जहाँ पर जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम नाम देते हैं मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। क्लियर। तो मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होंगे, जहाँ पर आपके पास जो कंडक्टेंस है या इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है वो किस वजह से फ्लो कर रही है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जो है डिपेंड करते हैं सबसे पहली चीज़ कि मेटल की नेचर या स्ट्रक्चर कैसा है, कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम। तीसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या, कर्नल्स जो है वाइब्रेट करने शुरू हो जाएंगे और कर्नल के वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उसमें कुछ हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। हमें पता है जो भी हम मेटल का मॉडल की बात करते हैं या मेटल की बॉन्डिंग की बात करते हैं उसमें क्या होंगे, मेटालिक बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही होगी। मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है, कर्नल्स और आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें अट्रैक्शन होती है। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वो कर्नल्स जो है वो मूव करने शुरू हो गए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसके फ्लो में रुकावट आ जाएगी। दैट्स वाई टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीज होती है ओनली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या मेटालिक कंडक्टर्स। सो मेटालिक कंडक्टेंस किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक एंड से एंटर करेंगे और दूसरे एंड से निकल जाएंगे, इसका मतलब जो मेटालिक कंडक्टर की जो कॉम्पोजिशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर यही फिनोमेना हम डिस्कस करें सेमीकंडक्टर में तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ले जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो आयंस की वजह से है, उस टाइम पे हम उसको नाम क्या देंगे, आइदर इट इज़ नोन एज आयनिक कंडक्टेंस और इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस।
हमने क्लास +1 में ये स्टडी किया हुआ है कि अगर आप बहुत ही प्योर वाटर लेते हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन प्रेजेंट है और उनकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ही कम है। जब आप इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, खुद के आयंस फर्निश करते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन की बात करते हो जो कि आयंस की वजह से है, और वो होगा कब, या तो वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होगा या फिर इलेक्ट्रोलाइट आप मोल्टन स्टेट में ले रहे हो, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा रही है उसी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। अब ये जो कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। आप किस नेचर का इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, मतलब अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज्ड होगा। तो जब वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो रहा है तो आयंस की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितने ज़्यादा आयंस फर्निश होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वो बहुत ही कम आयनाइज्ड होगा। अगर वो कम आयनाइज्ड होगा तो उस टाइम पे उसके आयंस बहुत ही कम प्रोड्यूस्ड होंगे, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी कम होगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। जितना ज़्यादा साइज़ होगा आयन का और जितनी ज़्यादा उसकी सॉल्वेशन होगी, उसकी मूवमेंट में उतनी दिक्कत आएगी। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, एक आयन जो आपके पास है, इलेक्ट्रोलाइट का आयन, उसको कितने वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ये आयन लिया इलेक्ट्रोलाइट का, इसके आसपास ये H2O मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा होंगे, इसका मतलब उसको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने उतना ही ज़्यादा सराउंड किया हुआ है। तो जितने ज़्यादा ये वाटर मॉलिक्यूल इस आयन के सराउंडेड होंगे, इस आयन की मूवमेंट उतनी ही कम होगी। इस वजह से कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड विस्कोसिटी। अब इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें ये ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा। इसलिए अगर आप पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो उस केस में कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी की अगर हम बात करते हैं, विस्कोसिटी को अगर हम रफली सेंस में बोले मतलब गाढ़ापन। जैसे वाटर और हनी की अगर आप बात करो तो हनी की ज़्यादा विस्कस होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। हनी का फ्लो क्या होगा, वाटर के कंपैरेटिव कम होगा। यही चीज़ यहाँ पर है, अगर आयन का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा तो उस केस में कंडक्टेंस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम कमिंग लेक्चर्स में। अब कंसीडर करते हैं लास्ट पॉइंट विच इज़ टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी जो है आपके पास इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रेजेंट हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होएगी, जिसकी वजह से जो आयंस की आयनाइजेशन है या फिर डिसोसिएशन है इलेक्ट्रोलाइट का, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से आपके पास क्या होगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। किस केस में, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेके चल रहे हो जहाँ पर कंडक्टिविटी आयंस की वजह से है। जबकि हमने कंसीडर किया था अगर आप मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की बात करते हो, वहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से है। वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा था, कर्नल्स की मूवमेंट बढ़ रही थी जो कि हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को। इस वजह से उस केस में जो टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। जबकि अगर आप आयनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। अब हमने क्या करना है, आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को निकालना है। उसके लिए हम एक आयनिक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं और फिर देखते हैं उसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस से फिर कंडक्टिविटी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी आपको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, उसका मेजरमेंट करना है, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से कर सकते हो। बट जब आप एक आयनिक सॉल्यूशन लेके चल रहे हो उस टाइम पे अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो दो प्रॉब्लम आती हैं। पहली दिक्कत ये आती है कि अगर आपने डायरेक्ट करंट वहाँ पर अप्लाई किया तो डायरेक्ट करंट जो है वो सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन को चेंज कर देगा, जिस वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़, एक सॉल्यूशन को आप किसी भी मेटालिक वायर या सॉलिड कंडक्टर से कनेक्ट नहीं कर सकते। अब इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कैसे किया जाए, पहली डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम डायरेक्ट करंट की बजाय ऑल्टरनेटिंग करंट ले लेते हैं। मतलब हम जो सोर्स ऑफ पावर है वहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट और सोर्स ऑफ पावर यूज़ करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व होगी कि सॉल्यूशन को किसी आप स्पेशल डिज़ाइन वेसल से कनेक्ट कर दो, और उस स्पेशल डिज़ाइन वेसल का नाम क्या है, कंडक्टिविटी सेल। ये बहुत सारे डिज़ाइंस में अवेलेबल है, बट एक सिंपल सा जो हम देख रहे हैं वो ये वाला फिगर 3.4 है। इसमें आपके पास क्या है, दो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड हैं जिसको कोट किया जाता है प्लैटिनम ब्लैक से। प्लैटिनम ब्लैक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात की थी। प्लैटिनम ब्लैक क्या होता है, एक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम
जो होता है जो कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पे डिपॉजिट किया जाता है। अब इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है और इनका जो डिस्टेंस है इसके बीच में, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो क्या है, एल है। तो ऐसा सॉल्यूशन आप लेंगे जो इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में होगा, वो क्या है, एक ऐसा कॉलम है जिसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हमें पता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर एल बाई ए क्या होगा, सेल कांस्टेंट है। और हमें पता है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, कंडक्टिविटी क्या होता है, अपोजिट होता है रेजिस्टिविटी के, मतलब कंडक्टिविटी जो है वो इन्वर्स है रेजिस्टिविटी के। तो एक फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अगर हम इसको कंडक्टिविटी के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एल बाई कप्पा इंटू ए, जहाँ पर हमने अभी बात करी एल बाई ए क्या है, सेल कांस्टेंट है, और इस सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते थे जी से और सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी स्टार से। अब ये जो जी स्टार है, मतलब जो सेल कांस्टेंट है, ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉड्स के बीच का डिस्टेंस क्या है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। अब इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, सेल कांस्टेंट एल बाई ए, इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ को अगर हम मीटर में बात करें तो एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। दैट इज़ योर, आपके पास सेल कांस्टेंट क्या हो गया, लेंथ इनवर्स या मीटर इनवर्स। अब हमें एल बाई ए की जो मेज़रमेंट है वो इतनी कन्वीनियंट नहीं है, मतलब हर एक सेल के लिए हम इंडिविजुअली सेल कांस्टेंट नहीं निकाल सकते। अब प्रॉब्लम आ गई, सेल कांस्टेंट निकाले कैसे। सेल कांस्टेंट जो है आप निकाल सकते हो अगर आप किसी भी सेल का रेजिस्टेंस मेज़र कर लो। और रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए यहाँ पर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज का हम हेल्प लेंगे। अब अगर हमें रेजिस्टेंस भी पता चल जाए, सेल कांस्टेंट के लिए हमें एक और चीज़ चाहिए विच इज़ योर कप्पा, दैट इज़ योर कंडक्टिविटी। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पता होगी। इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, केसीएल सॉल्यूशन लेते हैं। केसीएल सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी जो है वो पता होती है लगभग ऑलमोस्ट वेरियस कॉन्सेंट्रेशंस पे और डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे। उस रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता होगी, और वो सॉल्यूशन किसका होगा, केसीएल का सॉल्यूशन होगा। तो सेल कांस्टेंट को अगर हम यहाँ से लिखें तो सेल कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, जी स्टार से नोट कर रहे हैं, जी स्टार इज इक्वल टू एल बाई ए, क्योंकि हमने इसी को ही बोला सेल कांस्टेंट है, वो किसके बराबर आ रहा है, आर इंटू कप्पा। क्लियर। देन हमें केसीएल सॉल्यूशन लिया हमने, केसीएल सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन आपको 298.15 केल्विन पे इस टेबल में दी हुई। सो अब कंडक्टिविटी सेल का जो रेजिस्टेंस है हम उसको कैसे निकालेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से निकालेंगे, जिसमें R2 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है जो कि कंडक्टिविटी सेल का है। R3 और R4 आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं और R1 जो है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। व्हीटस्टोन ब्रिज को आपने एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया है। ऑसिलेटर क्या काम कर रहा है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट की पावर सप्लाई का सोर्स की तरह काम कर रहा है, और इसकी जो रेंज होगी वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज होगी विच इज़ योर 550 टू 5000 साइकिल पर सेकेंड। पी एक यहाँ पर क्या है, डिटेक्टर है, ये एक हेडफोन भी हो सकता है या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑसिलेटर है वो ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में ही आपके पास पावर सप्लाई कर रहा है। तो हम जो पी लेके चल रहे हैं यहाँ पर हेडफोन लेके चल रहे हैं। और ब्रिज जब आपके पास बैलेंस्ड होगा, जब उसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑल्टरनेटिंग आपके पास या जो अपोजिट जो रेजिस्टेंस है उनका प्रोडक्ट बराबर होगा। जैसे R2 इंटू R3, या R2 और R3 क्या एक दूसरे के अपोजिट है, वो किसके बराबर होगा, R1 इंटू R4। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, R2 की, तो R2 किसके बराबर आ गया, R1 इंटू R4 बाई R3। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। आजकल जो है इनएक्सपेंसिव कंडक्टिविटी से मीटर्स भी अवेलेबल हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस सॉल्यूशन की बता देते हैं कंडक्टिविटी सेल में, और ये कॉमनली आप लैब में भी देखते हो। अब हमारे पास सेल कांस्टेंट निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया आपके पास, तो कंडक्टिविटी तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी किसके बराबर होएगी, सेल कांस्टेंट बाय आर, क्योंकि हमने अभी ऑलरेडी एक इक्वेशन डिस्कस की थी विच इज़ इक्वल टू आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए, और वो किसके बराबर थी, 1 बाय कप्पा इंटू एल बाय ए। अब हमें ये कप्पा की वैल्यू निकालनी है, तो कप्पा की वैल्यू क्या होएगी, एल बाय ए इंटू आर, और एल बाय ए को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेल कांस्टेंट।
तो कप्पा की वैल्यू क्या होगी, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। तो हम इस तरह से एक आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। अगर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सेम सॉल्वेंट रख रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो उनका जो कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट आती है। अब उस डिफरेंट आने का कारण क्या है कि जो आयंस हैं जिसमें ये डिसोसिएट हो रहे हैं, उन आयंस का जो चार्ज और साइज़ है वो डिफरेंट है, उन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, और कितने ईज से वो आयंस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर मूव कर रहे हैं वो भी डिफरेंट है। तो इसलिए हमें एक जो है एक मीनिंगफुल टर्म डिफाइन करने की ज़रूरत है, और उस मीनिंगफुल टर्म का नाम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्डा एम। ये रिलेट करता है कंडक्टिविटी से, कैसे, लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टिविटी विच इज़ डिनोटेड बाय कप्पा, उसका यूनिट क्या होगा, साइमन मीटर इनवर्स, और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी हम किस में लेके चल रहे हैं, मीटर में, दैट इज़ योर मोल पर मीटर क्यूब। तो लैम्डा एम के दैट इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी के जो यूनिट बन जाएगा वो क्या है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट कई बार हमें क्या होता है कि हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, इसका मतलब यहाँ पर मोलारिटी तो इन्वॉल्व हो रही होगी, और मोलारिटी का हमें पता है यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हमने यूनिट की बात की है वो है मोल पर मीटर क्यूब। इसको अब रिलेट कैसे करते हैं मोल पर मीटर लीटर से, उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी टर्म को ना 1 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल पर मीटर क्यूब को रिलेट करते हैं मोलारिटी से। मोलारिटी क्या होती है आपके पास, मोल पर लीटर, बट ये बराबर आनी चाहिए ना 1 मोल पर मीटर क्यूब के लिए। इसके लिए हमने क्या किया, 1000 लीटर बाय मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 लीटर के बराबर है। तो आपने जब ये वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1000 लीटर डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, जो कि कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, मोल पर मीटर क्यूब को मोलारिटी की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको 1000 लीटर बाय मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब हम यूनिट्स की अगर हम बात करें विच इज़ 1000 लीटर बाय मीटर क्यूब इंटू मोल पर लीटर, लीटर से लीटर कैंसिल, इट इज़ मोल पर मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वल कराना था, इक्वल कराने के लिए 1000 मल्टीप्लाइड में आएगा। क्लियर। सो हम मोलर कंडक्टिविटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मोलारिटी के टर्म में। पहले हम कॉन्सेंट्रेशन लेके चल रहे थे मोल पर मीटर क्यूब की फॉर्म में, अब अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है मोल पर लीटर में, तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स जो है वो यही रहे, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स विच इज़ इक्वल टू कप्पा इंटू साइमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय 1000 इंटू लीटर मीटर की पावर -3 इंटू मोलारिटी, उस यूनिट्स आर मोल पर लीटर। अगर आपको ये मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना हो यहाँ पर, तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये दोनों टाइप के जो ये यूनिट्स हैं, ये दोनों टाइप के यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपने लिखा है 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, इसको अगर आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हमें पता 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी तो स्क्वायर होएगा। क्लियर। तो इसका स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, 10⁴। तो 1 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर आपको सिंपल यूनिट्स दिए हों जहाँ पर मीटर सेंटीमीटर की बात हो रही है और मोलारिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। अगर आपको मोलारिटी के टर्म्स में बात करनी है और आपके पास मीटर है या सेंटीमीटर है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली आप ये वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल 3.4। क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विच इज़ फिल्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज़ 100 ओम। आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है जो कि फिल्ड किया गया, कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1 मोल पर लीटर, उसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 100 ओम। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज़ 520 ओम। अगर आपने इसी सेम सेल में ही 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन डाला, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 520 ओम है। पहली चीज़ आपने क्या निकालनी है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन। जो 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन है
उसकी आपको कंडक्टिविटी भी निकालनी है, उसकी आपको मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है, और गिवन क्या है आपके पास, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमन पर मीटर। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, जो 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन था उसकी कंडक्टिविटी भी आपके पास गिवन है और उसका रेजिस्टेंस भी गिवन है। हम सबसे पहले काम क्या करने वाले हैं, सेल कांस्टेंट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ हमें बोली गई है सेम सेल। इसका मतलब जब आप 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन लोगे तो वहाँ पर सेल कांस्टेंट वही होगा जो हम पहले केस में निकालेंगे। तो सेल कांस्टेंट किसके बराबर होगा, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कंडक्टिविटी कितना है, 1.29 साइमन पर मीटर। रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 129 मीटर इनवर्स, या अगर सेंटीमीटर की बात करते हैं तो 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब भी आप न्यूमेरिकल्स की बात करें, स्पेशली ये कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी से रिलेटेड, तो यहाँ यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने यूनिट चेंज कर दिया ना, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है आप यूनिट साथ साथ लिख के चले, जैसे यहाँ पर साथ में ही लिखे हुए हैं ना, ऐसे ही आप साथ साथ लिख के चलिए। तो हमने सेल कांस्टेंट तो निकाल लिया। अब हम देखते हैं कि 0.02 मोल पर लीटर जो KCl सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी। इसी फॉर्मूले से आ जाइए, कंडक्टिविटी किसके बराबर है, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट इसलिए फिक्स्ड है, हमने सेम सेल का यूज़ किया। तो सेल कांस्टेंट कितना है, 129 मीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस कितना है इस सोल्यूशन का, विच इज़ 520 ओम। यहाँ से आपके पास कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई, विच इज़ इक्वल टू 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। हमें बोला गया था कंडक्टिविटी निकालनी है, जो कि हम निकाल चुके हैं। दूसरा हमारा काम है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें पता है लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा बाय सी। यहाँ पे हमें मोलैरिटी से कोई काम नहीं है, क्योंकि सारे यूनिट्स हमारे मीटर में चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सी जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, और कॉन्सेंट्रेशन हमारे को दी हुई है 0.02 मोल पर लीटर में। इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, मोल पर मीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे, 0.02 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये मोल पर मीटर क्यूब में आ गई। सो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, कप्पा बाय सी। कप्पा क्या है आपके पास, 248 इंटू 10⁻³ ये हमने निकाल लिया। क्लियर, तो 248 इंटू 10⁻³ इंटू साइमन मीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 20 मोल पर मीटर क्यूब। यहाँ से आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल चुके हो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा मोलर कंडक्टिविटी को निकालने का, हमें पता है सेम सेल की बात हो रही है, दैट मीन्स अगर आप कोई और सॉल्यूशन भी ले रहे हो तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी, और साथ ही साथ हम इसमें क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन को भी एज इट इज़ विच इज़ मोल पर लीटर में ही लेने वाले हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। कंडक्टिविटी हमें पता है क्या होता है, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं। अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो विच इज़ इक्वल टू 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस क्या है, हम 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है 520 ओम। तो यहाँ से हमने क्या किया, कप्पा की वैल्यू निकाल ली, विच इज़ 0.248 इंटू 10⁻²² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आप इस सारे चीज़ को मीटर में भी बना सकते हैं, वो आपकी विश है। तो लैम्डा m क्या हो गया आपके पास, कप्पा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स इंटू मोलैरिटी की पावर -1। ये वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, विच इज़ एग्जाम्पल 3.5। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोल per liter NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is 5.5 into 10⁻³ ohm. Calculates its resistivity, conductivity and molar conductivity. हमें बोलता है कि आपके पास कोई कॉलम है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.05 मोल पर लीटर NaOH सोल्यूशन। डायामीटर क्या है, 1 सेंटीमीटर, और लेंथ आपके पास क्या है, 50 सेंटीमीटर। इस केस में आपने रेजिस्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, πr²। यहाँ पर हमें दिया हुआ है डायामीटर, और डायामीटर हमें पता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होगी, इस डायामीटर का हाफ हो गया। तो हमने कैसे निकाला एरिया, पाई इंटू r²। पाई की वैल्यू 3.14,
रेडियस क्या आ गई 0.5, उसका स्क्वायर कर दिया, रेडियस का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है तो उसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाल ली इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर एंड मीटर ऑल्सो। लेंथ हमें दी है 50 सेंटीमीटर, अगर हम मीटर की बात करें तो वो क्या आ गई 0.5 मीटर। तो रेजिस्टेंस हमें पता है क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। हमें निकालना क्या है, पहली चीज़ रेजिस्टिविटी निकालनी, विच इज़ इक्वल टू रो, क्या होगा आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। तो हमें रेजिस्टेंस पता है कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हमें, विच इज़ इक्वल टू 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी क्या आ गई 87.135 ओम सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट होता है, दैट इज़ 1/रो। तो 1/87.135, ये वैल्यू क्या आ गई 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है आपके पास, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं मोल पर लीटर में, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई विच इज़ 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट अगर आपको इन वाली वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में नहीं लेना, जो हम यूजली यूज़ करते हैं विच इज़ मीटर, तो उसमें निकालनी है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। हमें पता है रेजिस्टिविटी इज़ आर इंटू ए बाई एल। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हम एज इट इज़ रखेंगे, एरिया की वैल्यू यहाँ से जो मीटर वाली है वो ले लेंगे, लेंथ की वैल्यू मीटर वाली पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया रेजिस्टिविटी। और आपके पास कंडक्टिविटी क्या होता है 1/रो विच इज़ दिस वैल्यू। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा कप्पा बाय सी। हमने पहले ही बात की थी कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर मीटर क्यूब में रख रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको 1000 को से मल्टीप्लाई कराने की। तो यहाँ पर क्या आ गया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा बाय सी, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है 50 मोल पर मीटर क्यूब। तो इस केस में आपके पास मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी 229.6 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप कोई भी यूनिट्स इसमें से यूज़ कर सकते हो, वेदर आप अपना आंसर सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं या मीटर में। बट ये ध्यान रखिएगा जो यूनिट आप शुरू से लेके चल रहे हो, अगर सारा रिजल्ट आप सेंटीमीटर की टर्म में निकाल रहे हो तो फाइनल तक आप सेंटीमीटर में जाओ। अगर आप सारा रिजल्ट मीटर की फॉर्म में निकालना चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट एक्सप्रेशन तक आपका जो टर्म है वो मीटर की ही रहनी चाहिए। क्लियर? सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू like this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for listening.